दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, यह क्लास 10th के अर्थशास्त्र के मास्टर वीडियो है। तो जी हाँ, ये वीडियो पूर्णतः आधारित है क्लास 10th के अर्थशास्त्र जो है उसी पर। और अर्थशास्त्र के सभी चैप्टर को, जितने भी अर्थशास्त्र में चैप्टर है, सभी चैप्टर को एक ही वीडियो में ये बनाया गया है। ये एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव वीडियो है। तो ऑब्जेक्टिव वीडियो से आप लोगों को, इस ऑब्जेक्टिव वीडियो से, मास्टर वीडियो से आप लोगों को 20 अंक एकदम फिक्स हो गया। आप लोगों को 20 अंक इसी वीडियो से आएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोशल साइंस, जो कि सामाजिक विज्ञान के 100 नंबर में से केवल 80 नंबर रहता है, और इसमें से 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल का रहता है। तो प्रैक्टिकल तो वो स्कूल के हाथ में है। बाकी ये 80 नंबर में से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। तो इस 40 को ऑब्जेक्टिव करने के लिए आप लोगों को सब मिला करके 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 ऑब्जेक्टिव, उसमें से 40 को सही करना होगा। तो उसमें से 20 नंबर इसी वीडियो से रहेगा। तो शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए। ये एक प्रकार के रिवीजन है। आप लोग को इससे शुरू से लेकर के अंत तक यदि देख लेते हैं तो काफ़ी लाभकारी होगा। इसी प्रकार ये अर्थशास्त्र है ना, इसी प्रकार आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के सभी वीडियो, राजनीतिक विज्ञान प्लस में ये ज्योग्राफी हो गया, भूगोल प्लस में हिस्ट्री हो गया, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं, अवेलेबल है। तो अब समय को न व्यतीत करते हुए हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि 20 अंक यहीं से आएंगे, और हाँ, ये गारंटी भी है। ऑब्जेक्टिव वीडियो पूरा है और गारंटी के साथ ही आपसे कह रहे हैं हम कि 20 अंक यहीं से आएंगे। शुरू से लेकर अंत तक इसको देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन पाठ नंबर 1 है अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास। तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? देखिए, ये प्रत्येक शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अब तक जितना भी हुआ है पेपर, सभी में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में ही है। अपना देश भारत है जो इसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, यानी कब किया गया था? तो बात कर रहे हैं यहाँ योजना आयोग के। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह विकसित देश कहलाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है कह रहा है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। बिहार को पिछड़ा राज्य, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो शेयर बाजार की नियामक संस्था है सेबी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम कहेगा तो, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहेगा तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कह रहे कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग कहेगा तो 2015 में, जनवरी 2015 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत में। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है कितनी? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 8। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। कह रहे कि देश में सब्जी के उत्पादन बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का जो स्थान है वो है दूसरा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है कहेगा? तो सबसे अधिक श्रीलंका की है। कह रहा है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो आप लोग को ये बता दे रहे हैं कि योजना आयोग के प्रदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। योजना आयोग के प्रधान जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी? भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो मिश्रित है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेगा तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे? सम्यक विकास कहेगा तो सभी वर्ग से। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी जो होता है कैंसर रोग की तरह होता है, किसने कहा है? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2017 से लेकर 2012 के बीच में। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। और एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो अर्थव्यवस्था का सृजन होता है कि प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से और मानवीय संसाधनों से, यानी कि इनमें से सभी से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था कब? 1952 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 51 से 56। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है क्या? यातायात एवं संचार। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना कह रहा है तो सामाजिक संरचना का जो अंग है वो है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सेवाएं और आवास, यानी कि इनमें से सभी। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर और स्वास्थ्य की स्थिति पर, यानी कि इनमें से सभी पर। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, यानी कि इनमें से सभी होगा। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित।
विकसित का यदि विकसित कहेगा तो विकसित के अंतर्गत अमेरिका आएगा। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो दीर्घकाल से। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो सामाजिक संस्थाएं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है कौन? तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, यानी कि सभी हो जाएगा। आर्थिक विकास संबंधित है किससे? तो परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, यानी कि इनमें से दोनों होगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन है? ऑप्शन देखते हैं। कह रहे कि आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कह रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को वित्त। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति कहेगा तो प्राथमिक क्षेत्र से। ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास है। ब्रंट लैंड आयोग संबंधित है किससे? ब्रंट लैंड आयोग सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, कार्यकाल में। इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो ये है नॉर्वे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये मतलब कि अब ये ना करेंट अफेयर्स है, वर्तमान में। अब ये हमेशा बदलता रहता है। मानव ये कह रहा है इसमें कि मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है, तो ये उस टाइम का है। 2022 में कौन सा देश था? हमेशा जब भी होता रहता है ना नया गणना इसका, तो ये बदलता रहता है। उस टाइम नॉर्वे था। आगे कौन होगा ये तो पता चलेगा जब वो होगा तब ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 12 से 17, 2012 से 2017 तक। निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? नहीं है कहेगा तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? तो केरल। ये भी समझ लीजिए कि हमेशा बदलता रहता है। अब उस समय जब ये गणना हुआ था तो उस समय कौन आगे था? आगे बदलता ही रहेगा जब गणना होगा। करे कि निम्न में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? द्वितीय आर्थिक क्रिया। तो द्वितीय आर्थिक क्रिया के अंदर उद्योग आता है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। विकास। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली पंचवर्षीय योजना मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कह रहा है तो यूएनडीपी के द्वारा। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है?
गोवा। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? योजना आयोग ने। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग के गठन का कहेगा तो 1950 ईस्वी में, और यही योजना आयोग बाद में नीति आयोग बन गया था। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? पहली मानव विकास रिपोर्ट कह रहा है तो 2002 ईस्वी में। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? प्राथमिक। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? सबसे कम लाभ कह रहा है कृषि को। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 7 से 12। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? योजना आयोग ने। द्वितीयक क्षेत्र को खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में। तो ये रहा पाठ 1 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं पाठ 2 पर। करें कि लेसन नंबर 2 है राज्य एवं राष्ट्र की आय। करें इसमें पहला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 69 है, कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये इसका आंसर योजना आयोग नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? औसत प्रति व्यक्ति आय कह रहा है तो ये हो जाएगा आप लोगों को 25,494 रुपया। दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कैसी? स्वतंत्रता से पूर्व की बात कह रहा है तो स्वतंत्रता से जो पूर्व था वो आप लोगों को कृषि प्रधान था। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं कितने? 3। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन भी किया था और शोषण भी किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र योजना में क्या हुआ? तो घटता गया। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ? तो घटता गया। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पटना की। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक जब कहेगा ना तो सबसे अधिक कहेगा तो हम लोग उसमें ले लेंगे पटना को। आर्थिक और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है?
आर्थिक और मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर आधारित रहता है। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या मतलब की है, तो साहित्य की दृष्टि से साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। सतत विकास क्या है? अपने तथा आने वाली संतति का केवल अपने तथा आने वाली संतति का केवल विकास है। ये क्वेश्चन अधूरा अधूरा लग रहा है। इसका आंसर करे कि आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। किस कार्य के बदले? तो मानसिक कार्य, शारीरिक कार्य और बौद्धिक कार्य के उपयुक्त में से तीनों कार्य के। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ब्याज। भूमि का पारिश्रमिक क्या है? लगान। गरीबी को जन्म देती है, कथन है किसका? तो ये रैगनर नर्क्स का। विकसित राज्यों में ऊंची होती है। विकसित राज्यों में ऊंची क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है क्या? वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादन एवं उत्पादन के में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है किसके? उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग के। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। तो तीनों उपयुक्त में से तीनों, यानी कि केवल सकल घरेलू उत्पाद भी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी और केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी, इनमें से सभी हो जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष कौन था? 1868 है। भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी कितना? 20 रुपया। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। इनमें से तीनों हो जाएगा। व्यावसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल्य योग विधि, तीनों। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर की। सबसे अधिक कहेगा तो पटना की, सबसे कम कहेगा तो शिवहर की। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आय कर को। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर कितनी रही? 4.2%। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र का। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से ये तीनों है। तीनों बोले तो सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, ये तीनों हो गया। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? कृषि। Y = C+I फार्मूले को बताया है किसने? प्रोकेन्स ने। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? उत्पादन के साधनों की आय
भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा की। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र का। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? रैगनर नक्स ने। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है? बचत। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। गरीबी रेखा निर्धारित हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2400 कैलोरी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? मूल्य योग विधि। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्ला। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। PCI का अभिप्राय क्या है? PCI पर कैपिटा इनकम। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति क्या? निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत का भी, नेपाल का भी और पाकिस्तान का है। इनमें से सभी का। भारत की सकल घरेलू उत्पादन की GDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाता है? समावेशी विकास। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो उत्पादन, आय और व्यय, इनमें से सभी से। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। सकल घरेलू उत्पाद GDP में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। लेसन नंबर 3 है मुद्रा बचत एवं साख। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मुद्राएं हैं क्या?
तो प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन मार्शल का है। विनिमय के रूप है कितने? विनिमय के 2 रूप है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु से वस्तु के, माने वस्तु का वस्तु विनिमय मतलब तो होता है लेन देन, विनिमय का मतलब लेन देन, तो वस्तु से वस्तु का ही लेन देन विनिमय कहलाता है। नेपाल की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो नेपाल के मुद्रा को भी रुपया ही कहा जाता है। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। साख का एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। मनुष्य के आर्थिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, किसने कहा था? तो प्रो पिंगू ने। निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मुद्रा का उदाहरण है बैंक ड्राफ्ट। मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक है। तो तत्क्षणीय तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। चालू साख का एक पक्ष है क्या? ऋणी। प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का क्या? साख्य पत्र। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है किसकी? संसाधनों की। साख्य का क्या अर्थ होता है? साख्य का अर्थ क्या होता है? तो साख्य का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, दोनों। निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा का एक रूप क्या है? कागज का नोट। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करे कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? रूबल। निम्नलिखित में से एक मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य हस्तांतरण। प्राथमिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। वस्तुओं के आदान प्रदान से। इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो ग्राह्य मुद्रा कह रहा है तो ये हो जाएगा 10 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार यानी वित्त विभाग के द्वारा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। प्लास्टिक मुद्रा। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चित्र मुद्रा। साख का आधार क्या है? विश्वास से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? नोट एवं सिक्के।
निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? पत्र मुद्रा में हमारे देश में किस मुद्रा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा में मुद्रा के प्रयोग में किसको लाभ हुआ है? तो उपभोक्ताओं को भी और उत्पादकों को भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बचत को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो बचत की क्षमता, बचत की इच्छा और बचत की सुविधा, इनमें से तीनों। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत को भी, पूंजी निर्माण को भी और ऋणी का लेन देन, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा तीनों। इसका भी सी डी हो जाएगा और इसका भी डी हो जाएगा। पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मार्शल का। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? हार्टले विदर्स ने। स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? शाख मुद्रा और बैंक मुद्रा, यानी कि इनमें से दोनों। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? प्रोनैप ने। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और वस्तु का संचय, इनमें से सभी। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल्य मापन की कठिनाई और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? चांदी और सोना का। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की कह रहा है यूरो। बचत क्या है? बचत क्या है? तो आय तथा उपभोग का अंतर। निम्न में क्या साख्य पत्र नहीं है? तो अधिविकर्ष। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? पूंजी निर्माण की बात कह रहा है। बचत के द्वारा। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक। ये रहा पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे पाठ 4। इसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। कौन कौन से हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं? तो पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं? तो ऋण संबंधी जरूरतें। सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन है?
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं कितने? वित्तीय संस्थाओं के कह रहा है तो वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो 2। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। 2। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है कौन? मुंबई। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है कौन? व्यापारी। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है सहकारी बैंक। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत कौन है? महाजन। ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत है कितना? 52%। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? तो 6,842 करेक्ट ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है त्रिस्तरीय। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन कहेगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों को व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक हैं, बहुत बड़ा आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के कौन केंद्रीय बैंक है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का कार्य नहीं है, क्या नहीं है बैंक का कार्य? तो क्रेडिट कार्ड का भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। अग्रिम जमा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी है? तो ये भूमि विकास बैंक है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है कहेगा तो सहकारी बैंक नहीं है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है कौन? तो गरीब तबके के लिए। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीब तबके के लिए। मैक्लेगन समिति बनाई गई कब? 1914 ईस्वी में। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है कौन? तो प्राथमिक सहकारी समिति। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? दीर्घकालीन ऋण। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं कौन? वित्त बैंक। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। वित्त विकास वित्त संस्थान सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है संस्थागत स्रोतों से।
वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां एवं बीमा कंपनियां, यानी कि इनमें से सभी के वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। इनमें से सभी को कौन, मतलब व्यक्तियों को भी, व्यावसायिक संस्थाओं को भी और सरकार को भी। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है कौन? रिजर्व बैंक। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 19। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कह रहा है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक है 19 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहेगा तो 196। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 25। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कहेगा तो 19। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कहेगा तो 196 और केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कहेगा तो 25। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का निगमन और सरकार का बैंकर, इनमें से सभी हो जाएगा। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया कब? 1919 ईस्वी में। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोमो यूनुस। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? 1904 ईस्वी में। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1976 ईस्वी में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? चालू जमा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति कहेगा तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कह रहा है तो 1975 ईस्वी में।
1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? अमेरिका पर। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? विश्व बैंक। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्था, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? 1904 में। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित किया गया था? 1940 में। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई कहेगा? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई थी। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? एजेंसी कार्य क्या है? तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता और जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधक बैंक से। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो बांग्लादेश में। ये रहा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अध्याय 5, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। तो कह रहे रोजगार एवं सेवाओं में पहला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर, सिलिकॉन सिटी। तो बेंगलुरु। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है, क्या लाई है? काफी तेज प्रगति लाई है। करे कि नरेगा बनाई गई है, कब, मतलब किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई, कब? 1989 में। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। भारत में कॉल सेंटरों की संख्या में क्या हो रही है? पहले की संख्या में बढ़ी है। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है भारत। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके आकाशवाणी कब किया गया? 1957 ईस्वी में। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र कहेगा तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में। बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया है पूरी दुनिया में, मतलब कि बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से पूरी दुनिया में चल गया है। माल उपलब्ध कराता है, वस्तुएं एक ही स्थान पर। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं क्या? पूरक भी है और परस्पर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नरेगा एक कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्तर का। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, इनमें से सभी।
कौन सी सेवा सरकारी है? बैंकिंग सेवा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? माल सेवा जो है गैर सरकारी है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, कौन? शिक्षा आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। बिहार संपन्न है किसमें? कृषि में। कृषि से संपन्न है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, कौन? कोई नहीं है इसमें। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कौन सा है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा का क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक नहीं है। मनरेगा शुरू हुई थी कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? प्रारंभिक शिक्षा को। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? सेवा क्षेत्र का। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? बेंगलुरु। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली। किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? 6 से 14 वर्ष। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है, किसके कारण? तो बिचौलिया के कारण। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया है। अगस्त 1995 से एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? मानव संसाधनों का। भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? 65 से 70%। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के द्वारा। देख लेते हैं क्या क्या है इनमें से सभी में। तो है कि परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा और वाणिज्यिक सेवाओं द्वारा। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इसमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है कहेगा तो सभी हो जाएगा, यानी कि समाचार पत्र भी, टेलीफोन भी और टेलीविजन भी। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है किसके द्वारा? सेवाओं द्वारा। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेलवे। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन है? तो स्वास्थ्य सेवाएं भी, आवास भी और शिक्षा एवं परिसर भी, इनमें से सभी। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? प्रधानमंत्री सड़क योजना।
विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार है बीमारू राज्य। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है कह रहा है? सरकारी क्षेत्र। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी के। काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई? नवंबर 2004 में। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंध्र प्रदेश। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? विशेष आर्थिक क्षेत्र निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की योजना कब की घोषणा कब की? तो 8 नवंबर 2016 को। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? 1991 में। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि क्षेत्र में। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? यातायात। तो ये रहा इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6, जिसका नाम वैश्वीकरण। तो ये है अध्याय 6 वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने देश को किया है क्या? तो करीब किया है। उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी और कोटा संबंधी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आर्थिक सुधार लागू हुआ। आर्थिक सुधार कब लागू हुआ? 1991 में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है क्या? कमी। विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। करे कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई कब? 1991 में। निम्नलिखित में निवेश की सुविधा नहीं है। निम्नलिखित में निवेश की सुविधा नहीं है किसमें? बिजली बिल में। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है क्या? लाभ। प्रौद्योगिकीकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है। तो तेज गति से। WTO का विस्तारित रूप क्या होता है? WTO का विस्तारित रूप तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। करे कि आज के पहले आय वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था। आज के पहले आय वैश्वीकरण के दौर का अर्थ था क्या? 1870 से 1914। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव विकास में पड़ा। अपेक्षाकृत कम पड़ा। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ कब? 1991 ईस्वी में।
वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। तो अपेक्षाकृत कम पड़ा। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था कब? 1991 ईस्वी में। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोग। उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है किस पर? उपभोक्ताओं पर। भारत सदस्य नहीं है किसका? ओपेक का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? पार्ले। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाले संस्था कौन है? तो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम कहेगा तो इसके लिए WTO हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक है? व्यापार का अवरोधक कौन सा है? तो आयात कर और निर्यात कर दोनों व्यापार का अवरोधक है। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता कितना है? तो 51.3%। कहे कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन उद्योग को। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है कितने? मतलब किसमें वृद्धि हुई है? तो आयात में भी और निर्यात में। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबंधित किया जाता है? सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम और राजकीय उपक्रम, यानी कि उपयुक्त में से सभी। करे कि भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है कौन? तो डाकतार विभाग भी, रेलवे भी और सुरक्षा उद्योग भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ब्स मोटर्स, कोका कोला और नोकिया, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ग्राहक के देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है कॉल सेंटर का। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है किसका? अमेरिका का। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला ने। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है विकास के लिए। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में कह रहा है उदारीकरण को। निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? सॉरी करे कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है कहेगा तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की इनमें से सभी को। निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो इसमें हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका कौन है? तो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना।
करें कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहेगा तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देशों की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, तालमेल। किसी देश के अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल ही वैश्वीकरण कहलाता है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई? जुलाई 1991 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है? बढ़ जाती है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग कौन है? तो ये उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण है, इनमें से सभी है। करें कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इंफोसिस। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? विनिर्माण क्षेत्र को। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव कह रहा है, तो नकारात्मक प्रभाव कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला है। और 6 पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। अब हम शुरू करते हैं पाठ 7, जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो ये है पाठ नंबर 7, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इसका पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के गुण की, मात्रा की और वस्तु बनाने की प्रयुक्त तत्वों की, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए रसीद, वारंटी कार्ड और गारंटी कार्ड, यानी कि तीनों। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। क्या जांचना चाहिए? तो स्तर कैसा है समाज का, मात्रा या वजन कितना है और इसका मूल्य कितना है, इनमें से सभी हो जाएगा। जागो ग्राहक जागो, यह नारा है किसका? उपभोक्ता जागरण का। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः क्या है? निष्क्रिय है। भारतीय उपभोक्ता निष्क्रिय है। मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर कभी नहीं देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ कब? 1986 ईस्वी में। ISI चिन्ह अंकित है 1500 उत्पादों पर। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था कौन है? मतलब कैसी है? त्रिस्तरीय है। देश में जिला फर्मों की संख्या कितनी है? 682।
हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क सोने के आभूषण। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1800, 11 और 4000। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? हॉलमार्क से। कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एक मार्क का। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनाने का अधिकार किसको है? राज्य आयोग को भी और राष्ट्रीय आयोग का। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों को। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। कब? 1995 ईस्वी में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा किस में? राज्य आयोग में। कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 ईस्वी में। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? राल्फ नादर। कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है माप तौल में कमी, मिलावट और भ्रामक प्रचार, यानी कि इनमें से तीनों हो जाएगा। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है कौन? उपभोक्ता शोषण कह रहा है तो सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? उपभोक्ता जागरण के लिए कह रहा है तो उपभोक्ता जागरण के लिए जागो ग्राहक जागो है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है कौन? आज नगद कल उधार, ये नहीं है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। सूचना प्राप्त करने का माध्यम कौन सा है? कंपनी। कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो शुद्धता, सोने की शुद्धता के कह रहा है ना, तो हॉलमार्क। हाँ, सोने की शुद्धता की जांच हॉलमार्क से करते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। प्रश्न कि सोने की शुद्धता की जांच के लिए, तो सोने की शुद्धता की जांच हम लोग हॉलमार्क से करते हैं। गुणवत्ता का निदान नहीं है कौन? गुणवत्ता का निदान कौन नहीं है? तो मॉलमार्क नहीं है। हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो हॉलमार्क के सोने के आभूषण। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। त्रिस्तरीय।
भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ कब? अक्टूबर 2005 में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? मतलब किस देश में हुआ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो बोतलबंद पेय पदार्थ के लिए, मसालों के लिए और शिशु आहार के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? 35। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ISI मार्क का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कोपरा क्या है? कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो दोस्तों ये रहा इस मास्टर वीडियो कहे तो पूरे इकोनॉमिक्स का मास्टर वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। यदि इसी प्रकार के आप लोगों को 10th क्लास के, 12th क्लास के, 9th क्लास के वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सभी प्रकार के वीडियो अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।